पिछले चैप्टर 2 में हमने देखा था कि पिप ने अपनी बहन के घर से खाना चराया, जो कि फौज से फाइल निकाली और सुबह होते ही दिल की तरफ भागा। अब इस चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि जब वो उस मुजरिम से मिलने जाता है तो क्या होता है। अगली सुबह बहुत नम थी, चारों तरफ नमी फैली हुई थी। पिप की खिड़की बाहर से ऐसी लग रही थी जैसे कोई भूत रात भर वहां रोता रहा हो और खिड़की को रुमाल की तरह इस्तेमाल किया हो। बाहर निकलकर उसने देखा कि नमी झाड़ियों और घास पर ऐसी पड़ी है जैसे मोटे मोटे जाले हों जो टहनी से टहनी और पते से पते तक फैले हुए हैं। हर रेलिंग और दरवाजे पर नमी चिपकी हुई थी। दलदल की धुंध इतनी घनी थी कि गांव का रास्ता बताने वाला लकड़ी का निशान तब नजर आया जब पिप बिल्कुल उसके नीचे पहुंच गया। लोग शायद उस रास्ते को कभी कबूल नहीं करते थे क्योंकि वो कभी गांव आते ही नहीं थे। जब पिप ने उस निशान की तरफ देखा तो उसे अपने गुनाहगार ज़मीर में ऐसा लगा जैसे वो निशान कोई भूत है जो उसे कैदी जहाजों की तरफ भेज रहा है। दलदल पर पहुंचकर धुंध और भी गहरी हो गई। अब ऐसा लगता था कि वो किसी चीज की तरफ नहीं भाग रहा, बल्कि हर चीज उसकी तरफ भाग रही है। गुनाहगार ज़मीर के लिए ये बहुत बुरा एहसास था। दरवाजे, नालियां और बंद सब धुंध में ऐसे लग रहे थे कि जैसे उस पर टूट पड़े हों, जैसे पुकार रहे हों कि ये लड़का किसी और का गोश्त से बना हुआ पाई लिए जा रहा है। उसे पकड़ो। जानवर भी अचानक सामने आते जा रहे थे, अपनी आंखें निकाले और निथनों से भाप उड़ाते, जैसे कह रहे हों कि ओ चूर। एक काला बेल था जिसके गले में सफेद निशान था, बिल्कुल पादरी के कालर जैसा। वो अपनी आंखों से इतनी जिद से घूरता रहा और अपना सिर ऐसे घुमाता रहा जैसे इल्जाम लगा रहा हो कि आखिरकार पिप रोकर उससे कहने लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, ये मेरे लिए नहीं था। ये सुनकर वो बेल सिर झुकाकर नथनों से धुआं उड़ाता हुआ गायब हो गया। फेब दरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन चाहे जितनी तेजी से जाए उसके पांव गर्म नहीं हो रहे थे। नमी की सर्दी उनमें ऐसी चली गई थी जैसे लोहे की बेड़ी उस मुजरिम की टांग में पिवस्त थी। बैटरी का रास्ता उसे याद था क्योंकि वो अतवार को जो के साथ वहां जा चुका था। यहां बैटरी का मतलब है वो जगह जहां फौज ने अपना गोला बारी वाला सामान रखा हुआ होता है। जो एक पुरानी तोप पर बैठकर कहा करता था कि जब पिप बाकायदा उसका शागिर्द बन जाएगा तो वो दोनों बैटरी में बहुत मजे करेंगे। लेकिन धुंध की वजह से वो रास्ता भूल गया और बहुत दाएं निकल गया। आखिरकार वापस आकर दरिया के किनारे चला, इन ढीले पत्थरों पर जो कीचड़ के ऊपर थे। फिर उसने एक नाली पार की जो बैटरी के बहुत करीब थी और टीले पर चढ़ा तो देखा कि एक आदमी उसके सामने बैठा है। उसकी पीठ थी, बाजू बांधे हुए थे और वो नींद के झटके खा रहा था। फेप ने सोचा कि अगर वो नाश्ता लेकर अचानक उसके सामने पहुंच जाए तो वो ज्यादा खुश होगा। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और उसके कुंधे को छुआ। वो आदमी फौरन उछल पड़ा और वो वही आदमी नहीं था बल्कि कोई और था। लेकिन ये आदमी भी वही मोटा सरमई कपड़ा पहने हुए था। उसकी टांग में भी भारी लोहे की बेड़ी थी। वो भी लंगड़ा कर चलता था, वो भी ठुठर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका चेहरा मुख्तलिफ था और उसने सर पर चपट्टी चौड़ी कुनारों वाली टोपी पहन रखी थी। ये सब पिप ने एक लम्हे में देख लिया क्योंकि उसके पास सिर्फ एक लम्हा था। उस आदमी ने गाली दी, पिप पर गुहूनसा दे मारा, लेकिन वो गुहूनसा बहुत कमजोर था, उसलिए मिस हो गया और वो आदमी खुद ही लड़खड़ा कर गिरने वाला था। फिर वो धुंध में भाग गया, जाते हुए 2 बार गिरा और गायब हो गया। पिप ने सोचा कि ये वही जवान आदमी है। उसका दिल जोर से धड़का। वो कहता है कि अगर उसे पता होता कि उसका जगर कहाँ है तो शायद वहां भी दर्द होता। उसके बाद वो जल्द ही बैटरी पहुंच गया और वहां वही सही आदमी था, अपने आप को जकड़े हुए इधर उधर लंगड़ाता फिरता हुआ जैसे रात भर यही करता रहा हो। वो वाकई बहुत ज्यादा ठिठर रहा था। पिप को लगा कि वो किसी भी लम्हे गिरकर मर जाएगा। उसकी आंखों में भूख भी अजीब तरह से झलक रही थी। जब पिप ने उसे फाइल दी और उसने वो घास पर रख दी तो पिप को ख्याल आया कि अगर आदमी ने मेरे खाने वाले बंडल को न देखा होता तो शायद वो फाइल को ही खाने लग जाता। जब पिप ने बंडल खोला और जीबें खाली के तो मुजरिम ने पिप को इस बार पेट के बल नहीं उल्टाया बल्कि सीधा रहने दिया। उसने पूछा कि बोतल में क्या है। पिप ने कहा कि बुरांडी है। वो पहले ही मुर्बा को अजीब तरीके से हलक से नीचे उतार रहा था, ऐसे जैसे कोई खाना नहीं खा रहा बल्कि जल्दी से कहीं रख रहा हो।
लेकिन उसने थोड़ी देर के लिए खाना रोका ताकि शराब पी सके। वो इतना कांप रहा था कि बोतल की गर्दन दांतों में पकड़े रखना भी मुश्किल था। पैप ने कहा कि मुझे लगता है आपको बुखार है। उसने कहा कि मुझे भी यही लगता है। पैप ने बताया कि ये जगह बहुत खराब है। दिल में रात गुजारने से बुखार और जोड़ों का दर्द हो जाता है। उसने कहा कि मैं नाश्ता कर लूंगा उससे पहले कि ये चीजें मुझे मार डालें। अगर उसके फौरन बाद मुझे फांसी भी मिल जाए तो भी मैं नाश्ता करूंगा। वो कहने लगा कि मैं उस कांपने को हरा दूंगा। वो मरबा, हड्डी वाला गोश्त, रोटी, पनीर और गोश्त वाला पाई सब एक साथ निगल रहा था। खाते हुए उधर उधर धंध में शक से देखता रहता था और अक्सर रख जाता था, यहां तक कि कोई आवाज सुनने के लिए अपने जबड़े रोक लेता था। किसी हकीकी या ख्याली आवाज से वो चौंक जाता था। सचांक उसने पूछा कि तू धोखाबाज तो नहीं है? किसी को अपने साथ तो नहीं लाया? किसी को इशारा तो नहीं किया कि मेरे पीछे आए? पाइप ने कहा, नहीं। उसने कहा कि मैं तुझ पर यकीन करता हूं। अगर तो ऐसा करता तो बहुत ही जालिम नौजवान शिकारी कुत्ता होता कि तेरी उम्र में एक गरीब बदबख्त का शिकार करने में मदद करता। उसके गले में कुछ खड़खड़ाया, जैसे उसके अंदर घड़ी हो और वो बजने वाली हो, और उसने अपनी फटी हुई आस्तीन से आंखें पूंछें। पिप को उसकी तुनहाई पर तरस आया। वो उसे देखता रहा जब वो आहिस्ता आहिस्ता पाई खाने पर जम गया। आखिरकार उसने हिम्मत करके कहा कि मुझे खुशी है कि आप मजे लेकर खा रहे हैं। उसने पूछा कि क्या कहा? पिप ने दोहराया। उसने कहा कि शुक्रिया मेरे लड़के, वाकई मजे ले रहा हूं। पिप अक्सर अपने घर के कुत्ते को खाना खाते देखा करता था और उसने देखा कि इस आदमी के खाने का तरीका बिल्कुल कुत्ते जैसा है। वो भी तेज और अचानक काटता था। हर नवाला जल्दी निगल जाता था और खाते वक्त उधर उधर देखता था, जैसे हर तरफ खतरा है कि कोई आकर पाई छीन न ले। वो जहनी तौर पर इतना परेशान था कि आराम से खाना नहीं खा पा रहा था। थोड़ी देर बाद पिप ने डरते डरते कहा कि मुझे डर है कि आप उसके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। वहां से और नहीं मिल सकता। उसने पूछा कि किसके लिए? पाइप ने कहा कि इस जवान आदमी के लिए जो आपके साथ छिपा हुआ था। उसने खड़खड़ाते हुए हंसी जैसी आवाज निकाली और कहा कि उसे खाने की जरूरत नहीं। पिप ने कहा कि मुझे लगा कि उसे जरूरत है। उसने खाना रोका और बड़ी गहरी नजर से और बड़े ताज्जुब से पिप को देखने लगा। पूछा कि लगा? कब? कहां? पिप ने इशारा करके बताया कि वहां जहां मैंने उसे सोया हुआ पाया और समझा कि आप हैं। उसने पिप को कॉलर से पकड़ लिया और इस तरह घूरने लगा कि पिप को लगा कि शायद गला काटने वाला ख्याल वापस आ गया है। पिप कांपते हुए समझाने लगा कि आपकी तरह कपड़े पहने थे, बस टोपी थी और वो भी आपकी तरह ही लग रहा था। फिर पिप ने पूछा कि क्या आपने कल रात तोप नहीं सुनी? उस आदमी ने खुद से कहा कि तो फिर वाकई तोप चली थी। पिप ने कहा कि मुझे हैरत है कि आपको तोप चलने पर यकीन क्यों नहीं था। हमने तो घर पर सुनी थी और हम तो आपसे भी दूर हैं। उसने कहा कि देख, जब आदमी उन मैदानों में अकेला हो, सिर हल्का हो और पीठ खाली हो, सर्दी और भूख से मर रहा हो, तो वो रात भर कुछ नहीं सुनता सिवाय तोपों की गुर्ज और आवाजों के। बल्कि वो सिपाही देखता है, उनके सरख कोट, मुशालें यानी लाइट्स। वो सुनता है कि उसका नंबर पुकारा जाता है। बंदूकों की खड़खड़ाहट हुक्म होता है कि निशाना लो, और फिर उसे पकड़ लिया जाता है और कुछ नहीं होता। कल रात अगर मैंने एक पीछा करने वाली पार्टी देखी है तो मैंने 100 देखे हैं, यानी ये कोई नई बात नहीं। और तोपों की बात करूं तो मैंने दिन चढ़े धंध को तोपों से हिलते हुए देखा, यानी यहां वो बस ये बताना चाह रहा है कि ये सब मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। फिर उसने पूछा कि इस आदमी में कुछ देखा? पिप ने कहा कि उसके चेहरे पर बहुत खिराशें थीं। उसने अपने बाएं गाल पर जोर से थप्पड़ मारकर पूछा कि यहां? पिप ने कहा कि हां। उसने फौरन पूछा कि कहां है वो? फिर उसने जो थोड़ा सा खाना बचा था वो जैकेट के सीने में ठूंस लिया। बोला कि उसका रास्ता बता, मैं खूंखार कुत्ते की तरह उसे पकड़ लूंगा। लानत हो इस बेड़ी पर, मेरी जख्मी टांग पर। फाइल पकड़ा मुझे। पिप ने बता दिया कि धंध ने उसे किस तरफ छिपा लिया था। आदमी ने एक लम्हे को इस तरफ देखा, लेकिन फिर घास पर झुक गया और पागलों की तरह बेड़ी को फाइल करने लगा। उसे न पिप की परवाह थी न अपनी टांग की, जिस पर पुराने जख्म से खून बह रहा था। वो इस टांग को इतनी सख्ती से पकड़े हुए था जैसे उसमें फाइल से ज्यादा एहसास न हो। पिप फिर से उससे बहुत डर गया, अब जब वो इस तेजी में था, और उसे घर से दूर रहने का भी डर था। उसने कहा कि उसे जाना चाहिए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने सोचा कि बेहतर है चुपके से निकल जाए।
सारी बार जब उसने देखा तो वो अपने घटने पर सिर झुकाए बेड़ी पर काम कर रहा था और बड़बड़ा रहा था और बीड़ी और अपनी टांग पर लानत भेजता जा रहा था। या आखिरी बार पिप ने उसे धंध में रखकर सुना तो फाइल अभी चल रही थी, क्रिटिकल एनालिसिस। अब देखें, इस चैप्टर में भी बहुत सी अहम बातें हैं। पहली बात तो ये कि पिप का गुनाहगार ज़मीर उसे हर चीज में अपना जुर्म दिखाता है। वो धंध में रास्ता भूल जाता है तो उसे लगता है कि दरवाजे और नालियां उसे चोर कह रही हैं। जानवर भी उस पर इल्जाम लगाते नजर आते हैं। ये सब उसके ज़मीर का करिश्मा है। दूसरी बात यह कि दिल की सर्दी को पिप उस मुजरिम की बेड़ी से तशबीह देता है। ये सवाल उठाता है कि क्या पिप इस जमीन से निकल सकता है? क्या वो दुनिया में ऊपर उठ सकता है और उससे आगे जा सकता है? तीसरी बात यह कि मुजरिम का खाने का बेतरतीब तरीका बताता है कि वो कितना भूखा है, लेकिन यह भी बताता है कि वो लोअर क्लास से आता है। इसमें अपर क्लास के मैनर्स नहीं हैं। चौथी बात यह कि पाइप की नरमी और हमदर्दी ने मुजरिम के नर्म पहलू को बाहर निकाला। जब पाइप ने कहा कि मुझे खुशी है कि आप मजे लेकर खा रहे हैं, तो मुजरिम जज्बाती हो गया और आंसू पूंछने लगा। नेकी का बदला नेकी है। पांचवें बात यह कि पिप और मुजरिम की दूसरी मुलाकात पहली से बहुत ज्यादा महज़ब यानी सिविलाइज्ड और हमदर्दाना है। पिप अपना डर दौर रखकर इससे बात करता है, चूंकि उसने खाना और फाइल चराई है। अब पिप मुजरिम के जुर्म में शरीक है और इस आदमी से करीब महसूस करता है। और छठी बात यह कि इस चैप्टर में हमें दूसरा मुजरिम मिलता है। ये वही है जिसके बारे में पहले मुजरिम ने बताया था कि वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यहां ये दूसरा मुजरिम बहुत कमजोर नजर आता है, भूखा और कानपता हुआ, और वो पिप पर घूंसा भी नहीं मार सकता। ये तजाद यानी ऑपोजिशन बाद में अहम साबित हो सकती है। गरज ये कि पिप अब मुकम्मल तौर पर इस जुर्म में फंस चुका है। उसने चोरी की है, वो मुजरिम तक खाना पहुंचा चुका है और अब उसे एक और मुजरिम का पता चल गया है। वापसी पर उसका ज़मीर उसे मजीद झनझवड़ रहा होगा। देखते हैं आगे क्या होता है।